हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये हमारा पार्ट 1 है। इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग टोटल 100 से भी ज़्यादा सवालों को कवर करेंगे, और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि 3 से 4 पार्ट्स में आपको करवाऊँ। 3 से 4 पार्ट्स, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आ सकता है, लेकिन बाकी के सारे पार्ट्स मैं तभी अपलोड करूँगा जब आप करेंगे एक काम, और वो है लाइक करने का। आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। देखिए, लाइक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक करने से 2 चीज़ें होती है। एक, मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो ना, तो वीडियो बनाने का मज़ा जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा ये कि चैनल की रैंकिंग बढ़ती है। यूट्यूब का जो पूरा अपना एल्गोरिदम है उसमें रैंकिंग बढ़ती है चैनल की। तो इन 2 चीज़ों के लिए लाइक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख करके निकलेंगे नहीं, छोड़ करके नहीं भागेंगे बिना लाइक किए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप बेशक डिसलाइक मार दो, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करके ही जाना, ताकि मुझे वीडियो बनाने में भी मज़ा आए और थोड़ा सा ये चैनल भी ग्रो कर जाए। मैं आपको बोलता नहीं हूँ हर वीडियो में कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये सब करें। ये सब मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि नहीं बोलने का नतीजा ये होता है कि कोई करता भी नहीं है। क्योंकि अगर आप वीडियोज़ देखो तो अगर 4000 5000 व्यूज भी जाते हैं ना, तो लाइक्स 1000 भी नहीं पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही मैं बोलता हूँ और ना ही आप लोग लाइक करते हो। तो इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि लाइक करके जाना। अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सवालों को। मीथेन के संदर्भ में बताना है कि कौन असत्य कथन है। इसे मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसे मार्श गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। मार्श का मतलब होता है जैसे मार्शी एरिया होता है तो दलदली एरिया, दलदली क्षेत्र। तो जो दलदली क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे ये गैस बनती है, मीथेन गैस, इसीलिए इसे मार्श गैस कहा जाता है। इसका आणविक सूत्र CH4 होता है। CH4 होता है, ये सही है। मीथेन का ये फॉर्मूला होता है, ये आप ध्यान में रखना। मीथेन ये एल्केन का पहला मेंबर है। जो एल्केन होता है ना, इसका ये पहला सदस्य मीथेन। हवा के साथ यह विस्फोटक मिश्रण बनाता है, तो ये भी सही है। टोटल एयर में अगर 5 से 15% तक मीथेन है, तो जो टोटल मिक्सचर होता है एयर के साथ मीथेन का, वो एक्सप्लोजिव हो जाता है, विस्फोटक हो जाता है। आग के कांटेक्ट में आने से या चिंगारी के कांटेक्ट में आने से विस्फोट कर जाता है। यही कारण है कि कोयला खनन के दौरान विस्फोट हुआ करते थे। इसकी आकृति रैखिक है। ये भी गलत हो जाएगा, ये रैखिक नहीं है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है मीथेन के बारे में। रैखिक तो ये तो लीनियर हो गया, प्लेनर हो गया। टेट्राहेड्रल ये 3D होता है, यानी कि 3D डायमेंशनल इसकी संरचना होती है। तो ये गलत हो जाएगा। इसकी आकृति रैखिक नहीं, टेट्राहेड्रल होती है। तो मीथेन को मार्श गैस कहते हैं क्योंकि ये पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है सरफेस ऑफ मार्शी प्लेसेस। जो दलदली क्षेत्र होते हैं उसके सतह पे ये गैस पाई जाती है। उसके बाद यहाँ देखो, कोयले की खनन की जा रही है ना। कोयले को निकाला जा रहा है यहाँ से, ज़मीन के अंदर से, ग्राउंड के काफ़ी डीप जा कर के कोयले को निकाला जा रहा है। तो होता ये है कि जब कोयला बन रहा होता है उस समय बाई प्रोडक्ट के रूप में मीथेन गैस भी बनती है। मीथेन गैस भी बनती है, और वही कोयले में क्या है, ये सब ट्रैप्ड रहती है, फंसी हुई रहती है। जब कोयले को बाहर निकाला जाता है तो उसके साथ मीथेन गैस भी क्या है, ये इस वाले एरिया में चली आती है। मीथेन गैस भी इस वाले एरिया में चली आती है, यानी हवा में ये गैस जो है मिक्स होने लगती है। और टोटल जो यहाँ पर एयर प्रेजेंट है उसमें 5 से 15% अगर मीथेन गैस घुल जाती है, मिल जाती है, तो जो पूरा मिक्सचर होता है वो एक्सप्लोजिव हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर 9.5% टोटल जो एयर है, अगर उसमें 9.5% मीथेन गैस है, तो ये जो पूरा रेशियो होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। डेंजरस कंसंट्रेशन कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर ये चिंगारी के कांटेक्ट में ये जो पूरा मिश्रण है ये आ जाए तो पूरा विस्फोट हो सकता है। देखो इस प्रकार से। तो ऐसे विस्फोट जो है कई बार हो चुके हैं मीथेन गैस के कारण। तो कभी पूछ दे कि कोयले खनन में जो एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, वो कौन सी गैस के कारण होता है, तो आंसर आपका मीथेन गैस हो जाएगा। ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। मीथेन ये मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। जो नेचुरल गैस जो होती है ना, प्राकृतिक गैस जो होती है, उसमें 70 से लेकर के 90% तक मीथेन गैस होती है। प्राकृतिक गैस और गोबर गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, अभी मैंने आपसे कहा कि 70 से लेकर के 90% तक
ये मीथेन गैस होती है। गोबर गैस बोल दो या फिर बायोगैस बोल दो, इसमें भी लगभग 75% तक मीथेन गैस होती है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। मीथेन को प्राप्त किया जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण को गर्म करके। कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण है, यानी दोनों का मिश्रण है, इसको गर्म करके। एल्यूमिनियम कार्बाइड का जल से प्रतिक्रिया करके। एल्यूमिनियम कार्बाइड हम लोग बोलते हैं Al4CA3 को, Al4C3 को एल्यूमिनियम कार्बाइड, इसको रिएक्ट करवाया जाता है स्टीम के साथ, यानी कि पानी के साथ भाप के फॉर्म में, तो भी मीथेन गैस यहाँ पर बनती है, उत्सर्जित होती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। सोडियम एसीटेट किसको बोलते हैं? एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का फार्मूला ये होता है, यहाँ से H उड़ा दो आप, यहाँ से H उड़ा दो और सोडियम लगा दो, ये हो गया सोडियम एसीटेट। ये फार्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। सोडा लाइम किसको बोलते हैं? पिछले वीडियो में आपने देखा था कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। लाइम का मतलब यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड से, तो यहाँ कास्टिक सोडा से सोडा ले लिया गया है और यहाँ क्विक लाइम से लाइम ले लिया गया है। तो ये जो सोडा लाइम होता है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करने पर मीथेन गैस निकलती है। तो उपर्युक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये मिलेगा विनेगर में, सिरका में टार्ट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल मिलेगा आपको दही में या फिर बोल दे खट्टे दूध में। लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे मांसपेशियों में थकान होती है, हम थकावट महसूस करते हैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेने से, क्योंकि हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। टार्ट्रिक एसिड इमली और अंगूर में। फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। फार्मूला ये होता है, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है CH3COH। बाकी लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखो, और टार्ट्रिक अम्ल में 4 कार्बन होता है। ऐसे ही ऑक्जैलिक अम्ल होता है, ऑक्जैलिक एसिड होता है, इसमें होता है 2 कार्बन। तो एसिटिक एसिड का आप फार्मूला ध्यान रखें, फॉर्मिक एसिड का आप फार्मूला ध्यान रखें। बाकी लैक्टिक, टार्ट्रिक, ऑक्जैलिक, इन सब के केस में आप केवल नंबर ऑफ कार्बन ध्यान में रखें कि कितने कार्बन होते हैं। इनमें से किसका उपयोग निश्चेतक रूप में किया जाता है, यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, एनेस्थीसिया के लिए? तो पिछले वीडियो में आपने देखा था नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थेटिक के रूप में। यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, बी हमारा आंसर। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, और 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मिथ आता है, तो ट्राई क्लोरोमीथेन, इसको आप बोल सकते हो ट्राई क्लोरोमीथेन, और क्लोरोफॉर्म के नाम से भी ये जाना जाता है। फ्रियोन किसको बोलते हैं? फ्रियोन बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग फ्रियोन बोलते हैं। टोल्यून क्या होता है? टोल्यून ये है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आप क्या करो CH3 लगा दो, ये पूरा हो जाएगा टोल्यून। निम्न में कौन ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है सबसे ज़्यादा जिम्मेवार ओजोन परत के क्षरण में, ओजोन लेयर के डिप्लेशन में सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से किसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा यहाँ भी आंसर हो जाएगा। कूलिंग के लिए किया जाता है, रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, AC में, रेफ्रिजरेटर में, इन सब में इस्तेमाल। इसी AC और रेफ्रिजरेटर से ना ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है और फिर ऊपर जाकर के ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। निम्न में से किसे जहरीली शराब कहा जाता है? जहरीली शराब कहा जाता है मिथेनॉल को। याद रखना मिथेनॉल है, मिथेनॉल अलग होता है, ये मिथेनॉल है और ये मिथेनल है, ये अंदर ध्यान में रखिएगा। यहाँ ओल है OL, यहाँ AL है, तो मेथनॉल होता है CH3OH, 1 कार्बन वाला अल्कोहल, और ये मिथेनल है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये HCHO, ये हो गया मेथनल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है CHO जो कि एल्डिहाइड है। इसी मेथनल को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, मेथनल बोल दो या फिर फॉर्मल्डिहाइड बोल दो आप। ये मेथनॉल है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH है, तो OH ये अल्कोहल के लिए आता है, तो ये मेथनॉल है। ये मेथनॉल है, इसे हम जहरीली शराब भी बोलते हैं, इसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है। एक एथेनॉल होता है, जो शराब पिया जाता है ना, वो एथेनॉल होता है। ये होता है CH3CH2OH,
ये एथेनॉल है, 2 कार्बन वाला एल्कोहल, तो ये मेथेनॉल है। फॉर्मिक अम्ल अभी आपने देखा था, 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, तो ये फॉर्मिक अम्ल है, इसी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। निम्न में किसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है? बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिलकर के क्या बनाएगा? बेकिंग पाउडर। बी हमारा आंसर। निम्न में कौन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन वाला एक वलय संरचना वाला कार्बनिक यौगिक है? 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, C6H6, ये फॉर्मूला है बेंजीन का। देखो बेंजीन को ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं, तीनों तरीकों से दिखाते हैं। क्योंकि ऐसे लिखना बार बार थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा आसानी से लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं। यहाँ देख सकते हो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ देखो आपको दिखाया नहीं गया है यहाँ पर कि हाइड्रोजन है, लेकिन ये 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, ये है, ये है, ये है, और इन सारे पर एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ दिखाया नहीं गया है लेकिन है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या नहीं है? देख लेना कि कितने बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ का जो कार्बन है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड हो सकता है, इस तरह से। तो यहाँ का जो कार्बन है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना रहा है, लेकिन कार्बन तो टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। मतलब यहाँ फिक्स है कि एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, बट हाइड्रोजन को दिखाया नहीं गया है। यहाँ भी देख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है। तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। ऐसे देख लो, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, बस इतना सा है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। तो क्या आप हमें यहाँ पर यह बता सकते हैं कि हर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन। कैसे मालूम चला? ये जो कार्बन है हमारा यहाँ पर, वो एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 2 बॉन्ड्स हो चुके हैं, 2 नहीं दिखाया गया, मतलब 2 यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता है। अगर कोई दूसरा एलिमेंट होगा ना, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोरीन को दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे इस बेंजीन में जो अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो बेंजीन है, इसमें हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मैं इस बार क्या करता हूँ कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा है। सिर्फ यहाँ का मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फॉर्मूला है C6H5, बस इतना सा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल ग्रुप। C6H5 मतलब एक कार्बन अभी भी तड़प रहा है एक बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहाँ पर अपना कोई भी आकर के दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है, हम लोग आगे देखेंगे। या फिर आप यहीं पर देख लो, यहाँ से जो मैंने एक हाइड्रोजन को उड़ाया है, हटाया है, इन सब पर एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ का मैंने हाइड्रोजन उड़ा दिया, इसलिए यहाँ पर C6H5 हो गया। ये है फिनाइल ग्रुप। अगर आप यहाँ पर OH लगा देते हो हाइड्रोजन को हटा करके, तो ये हो जाएगा फिनॉल। ये क्या हो जाएगा? फिनॉल। अगर आप यहाँ पर OH हटा करके फंक्शनल ग्रुप के तौर पर COOH लगा देते हो, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर NO2 लगा देते हो नाइट्रो ग्रुप, तो ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन की खोज किसने की? बेंजीन की खोज की माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की। तो बेंजीन की खोज की माइकल फैराडे ने। उसके बाद मिशरलिक नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बेंजीन को प्राप्त किया बेंजोइक एसिड को लाइम के साथ हीट करके, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करके। कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है और हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हॉफमैन थे वैज्ञानिक, इन्होंने बेंजीन को प्राप्त किया कोल्टार से। कोल्टार बोले तो अलकतरा से। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बेंजीन की खोज किसने की? तो आंसर ए है। निम्न में कौन सबसे सरल एरोमेटिक यौगिक है?
सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन को कहा जाता है। ठीक है, बेंजीन को सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। ये सबसे साधारण एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन है कौन नहीं है इसको बताने के लिए 3-4 नियम होते हैं। वो सारे नियम अगर कोई कंपाउंड फॉलो कर रहा है तो हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। बट ये 3-4 नियम कौन से हैं ये आपको नहीं जानना है। बस आप ये ध्यान में रखो कि बेंजीन सबसे सरल एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर देखो, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता ही दिया। बेंजीन है, बेंजीन पे 6 हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन को हटा दो और उस हाइड्रोजन के स्थान पर अगर आप OH लगा देते हो तो ये फिनोल हो जाएगा। अगर आप CH3 लगा देते हो तो टोल्यून हो जाएगा। अगर आप NH2 लगा देते हो ये अमीनो ग्रुप है तो एनिलीन हो जाएगा। अगर आप NO2 लगा देते हो ये नाइट्रो ग्रुप है तो हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अगर आप COOH लगा देते हो तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये बहुत ही आसान है। फेनाइल ग्रुप में क्या करना है, हमें जोड़ना है कभी इसको कभी इसको कभी इसको और नाम चेंज हो जाएगा। बेंजीन के बारे में गलत चुनना है। ये कलरलेस लिक्विड है, रंगहीन द्रव है, जहरीला है, कार्सिनोजेन है। कार्सिनोजेन बोले तो कैंसर करने वाला कारक कार्सिनोजेन है। कैंसर में भी आप ध्यान रखेंगे ब्लड कैंसर कर सकता है। ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, ल्यूकेमिया। टेट्राहेड्रल संरचना ये गलत हो जाएगा। टेट्राहेड्रल नहीं होता है, बेंजीन प्लेनर होता है, यानी एक ही प्लेन में ये लाई करता है। टेट्राहेड्रल आपने किसके बारे में देखा अभी, मीथेन के बारे में। ये 3D संरचना है टेट्राहेड्रल। निम्न में कौन एक प्रबल कीटाणुनाशक है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड है? ये है गैमेक्सिन। ये क्या है, गैमेक्सिन। देखिए ये बेंजीन है, राइट, ये बेंजीन है। क्लोरीन के साथ इसका करवाया गया रिएक्शन, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करवाया गया सनलाइट के प्रेजेंस में, बन गया गैमेक्सिन। यहाँ फार्मूला देखो क्या हो गया, ये था C6H6, 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन। यहाँ 6 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन तो होगा ही, अब हर कार्बन पर एक एक क्लोरीन भी होगा। C6H6Cl6 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ देखो जो डबल बॉन्ड यहाँ पर 3 था ना, वो सब खत्म हो गया। अब जैसे ही यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा, जैसे ही यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया यहाँ पर, तो देखो हर एक कार्बन क्या है कि 2 बॉन्ड बना रहा है। मतलब 2 बॉन्ड अभी भी हर कार्बन बना सकता है, लेकिन एक हाइड्रोजन तो पहले से प्रेजेंट है इस पर। डबल बॉन्ड हटने के बाद, डबल बॉन्ड हटने से पहले ही हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था ना बेंजीन पर, एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन पर। अब एक बॉन्ड और बना सकता है तो क्लोरीन जुड़ जाएगा। हर कार्बन पर आकर के क्या होगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन तो पहले से था और क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पर आपको भले ही नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। कैसे मालूम चला आपको? क्योंकि कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड, एक क्लोरीन के साथ बना रहा है, एक इस वाले कार्बन के साथ, एक इस वाले कार्बन के साथ, तो टोटल 3 ही हुए ना। मतलब एक यहाँ पर हाइड्रोजन है बाय डिफॉल्ट। तो आप बस हाइड्रोजन के बॉन्ड्स गिन लो कितने हैं। अगर पूरे दिख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहे हैं समझ जाना कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो गैमेक्सिन हो जाएगा। ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोइक अम्ल आपने देखे अभी क्या था, इसी बेंजीन रिंग में COOH लगा दो, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। सोडियम बोरेट हम लोग बोरेक्स को बोलते हैं, जो आपने पिछली वीडियो में देखा था, सोडियम का और बोरेक्स, सुहागा। Na2B4O7.10H2O हाइड्रेटेड फॉर्म, सोडियम बोरेट या इसी को बोरेक्स बोलते हैं। बेंजीन के एक हाइड्रोजन को नाइट्रोमूलक से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होगा। देखो बेंजीन पे हम लोगों ने क्या करा, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसके जगह पर NO2 लगा दिया, इसी को बोलते हैं नाइट्रोमूलक। ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक नाइट्रो नहीं लगाया, मैंने 3 नाइट्रो लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया। 3 हाइड्रोजन को उड़ाया और 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। तो कितने नाइट्रो ग्रुप, 3 नाइट्रो ग्रुप, तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं TNB, सॉरी माफ करना BNB हो गया ये तो, TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। इसका इस्तेमाल किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। TNB का, ट्राई नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। बेंजीन के संदर्भ में सही चुनना है। इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट लगभग 80 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सही है। यह कार्बनिक विलय में घुलनशील है, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुल जाता है बहुत ही आसानी से, लेकिन पानी में ये स्लाइटली सॉल्यूबल है, अल्प घुलनशील है, थोड़ा बहुत घुलता है। तो ये सारे सही हैं।
हॉफमैन ने बेंजीन को डैश से प्राप्त किया था। हॉफमैन ने बेंजीन को कोलतार से यानी कि अलकतरा से प्राप्त किया था। ये हमारा आंसर। बेंजीन का उपयोग किया जाता है फिनॉल के निर्माण में, एनिलीन के निर्माण में, पेट्रोल के साथ मिलकर ईंधन के रूप में, तो इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। यहाँ देख लो, मोर देन हाफ ऑफ द बेंजीन प्रोड्यूस ईच ईयर। एक साल में जितने भी बेंजीन प्रोड्यूस होते हैं उसमें से आधा से ज़्यादा को कन्वर्ट कर दिया जाता है इथाइल बेंजीन में। इथाइल बेंजीन में, उसके बाद स्टाइरीन में और उसके बाद पॉलीस्टाइरीन में। तो मेन यूज जो है ये सारे हैं बेंजीन के। उसके बाद जो है फिनॉल के निर्माण में, एनिलीन के निर्माण में, इन सारी चीज़ों में होता है। निम्न में से किसका उपयोग रंजक के उत्पादन में होता है? डाई के उत्पादन में होता है। डाई जैसे कि नील, आपने नील इस्तेमाल किया होगा, नीले कलर का, उन सब के उत्पादन में इस्तेमाल होता है। यह है एनिलीन। एनिलीन देखो, बेंजीन पर OH लगाया, फिनॉल हो गया, CH3 लगाया, टोल्यून हो गया, NH2 लगाया, एनिलीन हो गया। इसी एनिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो TNT लिखा हुआ है। TNT इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून। देखो ये टोल्यून है ना, ये टोल्यून है, ट्राई नाइट्रो, TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून। तो इस टोल्यून का मतलब ये पूरा टोल्यून हो गया, ये जो यहाँ पर है पूरा। और ट्राई नाइट्रो है मतलब 3 NO2 लगा दो यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर लगा दो, एक NO2 यहाँ पर लगा दो और एक NO2 यहाँ पर लगा दो, हो गया TNT। इसका भी इस्तेमाल एक्सप्लोजिव के तौर पर किया जाता है, विस्फोटक के रूप में किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग शरबतों और मधुमेह के रोगियों के लिए चीनी की जगह किया जाता है? यह है सैकरीन। यह है सैकरीन। देखो हम लोग जो घरों में चीनी खाते हैं वो सुक्रोज होता है, वो सुक्रोज होता है, उससे हमें एनर्जी भी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। तो सुक्रोज होता है जो हम लोग घर में चीनी खाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। जो सैकरीन होता है इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, नो फूड एनर्जी। कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसका 0 होता है। ये बस आपको स्वाद देगा मीठा, वो भी 300 से 400 गुना ज़्यादा मीठा टेस्ट देता है कौन? सैकरीन। बट इसका कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है। इसे आर्टिफिशियल स्वीटनर कहा जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर कहा जाता है। तो सैकरीन का इस्तेमाल जो है किया जाता है शरबतों में, कैंडीज, कुकीज, मेडिसिन, इन सारी चीज़ों में। साथ में जो डायबिटिक पेशेंट है, जो मधुमेह के रोगी है, उनको दिया जाता है चीनी के स्थान पर सैकरीन। क्योंकि चीनी अगर वो ये सुक्रोज लेता है तो उसका ब्लड शुगर इंक्रीज कर जाएगा। एक तो ऑलरेडी इंक्रीज है, ऊपर से और इंक्रीज कर जाएगा। तो बस स्वाद में मीठा लगे, केवल इसके लिए सैकरीन का इस्तेमाल किया जाता है सुक्रोज की जगह पर। निम्न में कौन एसिटल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र है? एसिटल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? ये तो एथीन है, ये एथीन है। ऐसे ही CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या होता है? ये इथाइन है। इथाइन, अल्काइन का पहला मेंबर इथाइन। इसी को एसिटाइलिन भी बोलते हैं। एसिटाइलिन, ये ध्यान में रखिएगा अच्छे से। CH3COH, ये क्या है? एसिटिक एसिड है। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। इसी को क्या बोलते हैं? मेथनोइक एसिड बोलते हैं। इसी को मेथनोइक एसिड बोलते हैं। ये क्या है? मेथेनल है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, ये क्या है? मेथेनल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। इसी को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, यानी एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। और CH3CHO, ये क्या है? ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? एथेनल। ये हो जाएगा एथेनल। और इसी को बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन क्लोरल से बनाया जाता है। यह एक डैश प्रमुख है। क्लोरल क्या होता है? क्लोरल होता है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। जो भी आपने एसिटल्डिहाइड देखा ना, उसी पर 3 क्लोरीन लगा दो। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला आपने देखा CH3CHO, यही देखा। यहाँ ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड होता है, क्लोरल हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को। तो इस 3 हाइड्रोजन को हटा करके 3 क्लोरीन लगा दो, यानी कि ये CCHO, यहाँ पर 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए, 1 2 3 4। तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड हो गया। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड CL3CCHO, ये हो गया क्लोरल। इसी से बनाया जाता है ये DDT। तो ये क्या है? कीटनाशक है। इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है मलेरिया के मच्छर को मारने के लिए। कीटनाशक इसका आंसर हो जाएगा। DDT है, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन,
यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। उसके बाद डाईफिनाइल, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। फिनाइल का मतलब क्या हुआ, फिनाइल का मतलब क्या हुआ, बेंजीन का जो 6 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन को गायब कर दो, तो ये हो गया फिनाइल ग्रुप। क्योंकि यहाँ डाईफिनाइल बोला है यानी 2 ऐसे ग्रुप हैं, ठीक है। एक यहाँ है ये इतना पार्ट और एक यहाँ है इतना पार्ट, तो डाई क्लोरो हो गया, डाईफिनाइल हो गया। फिर ट्राई क्लोरो है, फिर क्या है, ट्राई क्लोरो है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, ट्राई क्लोरो हो गया। उसके बाद इथेन है, इथेन इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ पर 1 कार्बन, मेथ एथ इथेन। समझ में आ गया होगा आपको, डाई क्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राई क्लोरो, इथेन। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ एक बार और आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ इसमें टोटल कितने कार्बन हैं। देखिए टोटल कितने कार्बन है, बस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ काउंट करके, एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे। इस पूरे रिंग में 6 कार्बन है, इस पूरे रिंग में 6 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ पर है 13 और 1 कार्बन यहाँ पर है, टोटल 14 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं ये बताइए, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। समझ में आ रहा है ना आपको, यहाँ का कार्बन 3 बॉन्ड दिख रहा है आपको, 1 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ है। तो 1 2 3 4 वैसे ही 4 इसमें, टोटल 8 हो गए। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ का जो कार्बन है ये 3 ही बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है आपको, 1 कार्बन यहाँ है, 1 यहाँ बना रहा है, 1 यहाँ बना रहा है, 1 यहाँ बना रहा है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो 4 4 8 और 1 9, टोटल 9 हाइड्रोजन है। और क्लोरीन 1 2 और 3 यहाँ 5 क्लोरीन है। तो ऐसे आप हाइड्रोजन को काउंट कर सकते हो इस तरह से, अगर लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कंपाउंड का। तो डीडीटी के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। डीडीटी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनको नष्ट नहीं किया जा सकता, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए ये वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। डीडीटी को पहली बार बनाया था जिडलर नाम के वैज्ञानिक ने। डीडीटी के पास क्षमता है इंसेक्ट को मारने की, जैसे मैंने आपसे कहा कि मलेरिया के मच्छर को मारने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है, खास करके जो अफ्रीकन कंट्री है ना वहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वो सारे जो है इंडिया से ही ले जाते हैं डीडीटी खरीद करके। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे मुलर, केवल मुलर आप ध्यान में रखो, सबसे पहले वैज्ञानिक मुलर थे जिन्होंने ये बताया कि डीडीटी के पास क्षमता है इंसेक्ट को मारने की, और इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी किया गया, नागरिकों को बचाने के लिए, जो ट्रूप्स थे उनको बचाने के लिए। किससे, उन सारे बीमारियों से जिनके वाहक हुआ करते हैं इंसेक्ट, यानी कि कीट पतंगे, उन सबको मारने के लिए। क्योंकि मुलर ने यह बताया कि भाई डीडीटी के पास क्षमता है इंसेक्ट्स को मारने की, और इनका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, खास करके मलेरिया जैसे बीमारियों से बचने के लिए, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ दिया गया 1948 में, हमारा देश आज़ाद होता है उसके 1 साल बाद नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में, या फिर बोल दो फिजियोलॉजी में। डीडीटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, भारत बनाता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डीडीटी का पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डीडीटी इंडिया बनाता है। और इंडिया में भी एकमात्र पब्लिक सेक्टर फर्म है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, HIL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, बस यही फर्म है जो भारत में डीडीटी प्रोड्यूस करता है। किसी भी देश को डीडीटी चाहिए तो वो इंडिया से ही ले जाता है, इंडिया से ही वो इंपोर्ट करवाता है। डैश की गोलियों का उपयोग कीड़ों को कपड़ों से दूर रखने में उपयोगी होती है। यहाँ पर देखो गोली रखी गई है, 2 गोली है यहाँ पर, कपड़ों के ऊपर रखी गई है, ताकि कपड़े खराब करने वाले जो कीड़े होते हैं ना, वो इन कपड़ों को खराब ना कर पाए। ये है नेफ्थलीन की गोली, नेफ्थलीन देखो, 2 बेंजीन रिंग को आपस में चिपका दो, 2 बेंजीन रिंग को आपस में चिपका दो, ये एक बेंजीन रिंग है और एक दूसरा रिंग ऐसे ला करके चिपका दो। आप बोलेंगे कि 2 बेंजीन रिंग तो ऐसे होना चाहिए, एक ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे आप नहीं बना सकते ना, ऐसे बनाओगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप एक बॉन्ड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ का जो कार्बन है ये 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और यहाँ पर 2 बॉन्ड 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो भाई साहब ऐसा नहीं करना है, ये अनर्थ हो जाएगा, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड हम नहीं देंगे। याद रखो कि 2 बेंजीन रिंग को चिपका देना है, बट ये बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाना है, कार्बन टोटल 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो नेफ्थलीन हो जाएगा। नेफ्थलीन बॉल आपने देखे होंगे, ये देखो बाथरूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है इसका।
काफ़ी तेज गंध होता है इसमें, जो नेफ्थलीन है ना उसमें गंध काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो बाथरूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि यूरिन का जो स्मेल है उसको ख़त्म कर सके ये। तो एक तो गंध के लिए इसका इस्तेमाल होता है बाथरूम में, उसके बाद कपड़े ख़राब करने वाले जो कीड़े होते हैं उसको दूर भगाने के लिए, तो कई सारी चीज़ों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नेफ्थलीन बॉल का देखो ऐसे पैकेट बिकता है मार्केट में। लाल चींटी और मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल, इसी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। सिट्रिक अम्ल आपको मिलेगा नींबू में, संतरा में, इन सब में। ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा आपको टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल में 2 ही कार्बन होता है। 5 से 8% एसिटिक अम्ल को डैश कहते हैं। मतलब 100 ml पानी लेना है, 100 ml पानी लेना है, उसमें डाल देना है 5 से 8 ml एसिटिक एसिड। तो ये जो पूरा आपके पास विलियन मिलेगा ना, इसी को बोलेंगे सिरका। ये हमारा आंसर सिरका यानी कि विनेगर। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण मांसपेशियों में थकावट का अनुभव होता है? ये होता है लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने से। लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है? लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन, ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बन और टार्टरिक एसिड में 4 कार्बन। हमारा आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये होता है सिट्रिक अम्ल। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है? खाद्य पदार्थों को संरक्षण में यानी कि बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव के तौर पर किया जाता है। खाद्य पदार्थ को, फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। यह बेंजोइक अम्ल, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो फूड है वो ख़राब ना हो जाए, उस पर फंगस ना लग जाए, कोई माइक्रोब अटैक ना कर दे, सूक्ष्मजीव अटैक ना कर दे, इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल होता है। यहाँ देख सकते हो बेंजोइक एसिड पाउडर, ये सारे इसके यूजेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो कि बेंजोइक एसिड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है फूड इंडस्ट्री में और पर्सनल केयर इंडस्ट्री यानी कि कॉस्मेटिक्स में। इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पर खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लिए। ये जो हार्मफुल ईस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसको ये एलिमिनेट करते हैं। बेंजोइक एसिड जो है एक इंग्रेडिएंट है यानी कि एक कंपोनेंट होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, डाइज में, कीट को दूर भगाने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें, क्योंकि इनके पास एंटी फंगल नेचर है यानी फंगस को रोकने वाला इसके पास नेचर है, कवक को रोकने वाला, कवक के खिलाफ काम करने वाला इसके पास नेचर है। बेंजोइक एसिड कई सारे प्रोडक्ट्स में होते हैं जैसे कि सॉस में, जैम्स में, जेली में, कैंडिड फ्रूट्स में। तो ये सारे क्या है? बेंजोइक एसिड के प्रयोग हैं जिनमें आपको खास करके ये ध्यान में रखना है खाद्य पदार्थ के संरक्षण में। तो इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट पहला है ये समाप्त होता है। अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।